सारा कहर सारी बिजलियां रामदेव पर ही क्यों? बाकी भी तो इसीलिए क्योंकि रामदेव ने मल्टीनेशनल, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी हैं, जिसमें वो एफएमसीजी है, वो सारी कंपनियों के आर्थिक हितों पे कुठाराघात किया है रामदेव ने। तो इन्होंने क्यों कहा कि मैंने गलत कहा है? उन्होंने मेरे ऊपर में आक्षेप लगाया तो मैं जवाब न दूं? वाह राजन शर्मा जी, डॉक्टर साहब आप तो धन्य हैं। 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए डॉक्टरों को, 10,000 करोड़ रुपया, फैक्ट है। Prove it. It has been proved, डॉक्टर साहब, it has been proved. It has been proved. Come to IMA. वो बेवकूफ पैनलिस्ट के जगह हल्ला होता है, मैं यहाँ नहीं करना चाहता। जब ये बोल रहे तो मैं मेरी बात, ये लोग सीनियर लोग हैं, मैं इनसे डायरेक्ट कंफ्रंटेशन नहीं चाहता। It is a shame that you are an advocate. Why are you calling anybody बेवकूफ? जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि डिबेट का मुद्दा ये नहीं है आज। आपने कहा तो मैंने नहीं, तो आपने क्यों कहा? तो आपने मुझे, तो मैंने तो नहीं कहा था। मैंने रामदेव ने यार, नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। पिछले दिनों भारत में एक विवाद शुरू हुआ जो कि इतना ज्यादा बढ़ गया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट के कई पूर्व जज शामिल हो गए, 21 जजों ने चिट्ठी लिख दी। लेकिन विवाद मूल रूप से था आईएमए और पतंजलि के बीच में। तो इसमें 1954 के कानून का हवाला दिया गया और जो विज्ञापन से संबंधित है, इस मामले में जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया था वो डॉक्टर राजन शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ अमिताभ सिन्हा जी मौजूद हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे। वेलकम टू शो सर। बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी। हमारे साथ राजन शर्मा जी हैं और डॉक्टर विनय अग्रवाल मौजूद है हमारे साथ। तो मामले की शुरुआत करने के पहले हम राजन शर्मा जी से जान लेंगे कि आखिर किस आधार पे उन्होंने ये मामला दायर किया और उनका तर्क क्या क्या है। डॉक्टर राजन शर्मा जी प्लीज। नमस्कार अंशुमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक इस मामले का सवाल है, उस वक्त 2020 में जब कोविड का कहर पूरे देश पे बरपाया हुआ था, मैं अपना वक्तव्य अपने उन साथियों को जो शहीद हुए देश की इस लड़ाई में श्रद्धांजलि देते हुए आगे बोलूँगा। एक दिन टीवी डिबेट देखते देखते एक डिबेट आया जिसमें उन शहीद डॉक्टरों की मौत की खिल्ली उड़ाई। डॉक्टर जो डॉक्टर अपने आप को नहीं बचा सके वो तुम्हें क्या बचा, और कोरोनिल आगे रखा गया कि कोरोनिल खाइए और बात करिए, आप बच जाइए। परंतु जब इसका एविडेंस कोई पूछा जाए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी उसमें जाके भाग लिया, तो हमने एक डीओ लेटर लिखा कि सर आप जब देश लड़ाई लड़ रहा है, हम वैक्सीन की तरफ जा रहे हैं, अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आईसीएमआर डिसाइड कर रहा है, कोरोनिल कहाँ से आप मार्केट करके और आप वहाँ पहुँच जाते हैं। तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा, चिट्ठी लिखी इनको कि विड्रॉ की। तो इस तरह से मुहिम शुरू। तो मामला दो चिकित्सा पद्धतियों के बीच में शुरू हुआ और कोर्ट पहुंच गया। तो कोर्ट का भी रुख जान लेते हैं। अमिताभ जी कृपया इस मामले में बताएं कि अदालत में जब ये मामला गया तो अदालत ने जो रुख अपनाया वो किस आधार पे कई टिप्पणियां की गई और क्या क्या हुआ। धन्यवाद अंशुमन जी, इस बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय को अपने चैनल में उठाने के लिए आपका मैं बहुत ही साधुवाद देता हूँ, आपको और आपके इंडिया के जो प्रभारी हैं और जो इसके प्रमुख हैं तो उन लोगों को मैं इसकी बधाई देता हूँ। और ये विषय वाकई में सच में वास्तव में पूरे देश के लिए जो हमारी भारतीय व्यवस्था है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। मैं आप दोनों डॉक्टर साहब, डॉक्टर विनय अग्रवाल जी और डॉक्टर राजन शर्मा जी, इनके भी सम्मान में मेरी ओर से कहीं कोई कमी यदि हो जाए तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थना कर लेता हूँ, क्योंकि ये विषय संवेदनशील है और राष्ट्र है सामने हमारे, भारत है, इसीलिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, ये जो मामला है ये ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954, इस विषय पे ये मामला यहाँ से शुरू हुआ।
और आपने इसको बहुत अच्छे से, बहुत स्मार्टली समराइज किया अंशुमन जी। ये दो चिकित्सा पद्धतियों के बीच की लड़ाई थी, बहुत वाकई में वही है। ये चिकित्सा पद्धति उस समय 1954, जिस समय भारत एक प्रॉक्सी अंग्रेजों के शासन में था, मैं बहुत विश्वास से और बहुत आधार से कह सकता हूँ कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपने पूछ और अपनी नाजायज औलादे छोड़ गए इस देश को शासन करने, और उसने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जो उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहा था। भारतीय व्यवस्था पे उसका ध्यान ही नहीं था, और इसीलिए जो ये 1954 का कानून बना, और उस समय की व्यवस्थाएं अलग थी। उस समय एडवर्टीजमेंट का मतलब था प्रिंट में एडवर्टीजमेंट, उस समय तो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं था, तो उसी के आधार पे ये सोच बनी। अब ये यदि लड़ाई है दो चिकित्सा पद्धतियों की, यदि मैं आपकी बात करूं, आपके बात को ही आगे बढ़ूं, तो उस युद्ध में फिर तो कई चीजें होंगी, दोनों तरीके से होंगी। बाद के समय में देखिए तो भारत सरकार ने आयुष मंत्रालय का निर्माण किया। आयुष मंत्रालय मतलब उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें, चिकित्सा पद्धतियां हैं जो इन दोनों डॉक्टर साहब की जो व्यवस्था है एलोपैथी, उससे अलग। मेरा मानना है कि हम भारत के लोग, हम लोग ही संस्कृति के नहीं है, भी संस्कृति के भी। इन लोगों को मानना चाहिए, इनको समझना चाहिए डॉक्टर साहब लोग। हम लोग यही नहीं है, हम लोग वैसे सेमेटिकल रिलीजन को नहीं मानते हैं जिसमें हम और हमारा ईश्वर ही सब कुछ है, बाकी कोई कुछ नहीं है। ये लोग उसी मानसिकता के हैं, इनका एलोपैथी सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आयुर्वेद, हमारे यहाँ उसके अलावा होम्योपैथी तो हमारा नहीं है, ये जर्मनी से विकसित हुआ, डॉक्टर हैनीमैन ने किया। उसके बाद तिब्बी है, उसके बाद यूनानी है जो इस्लामिक पद्धति से चिकित्सा पद्धति। और तो और मैं आपको एक और बात बताऊं, अब क्रिश्चियनिटी में कोई संत तब बनता है जब उसके चमत्कार से कोई मरीज ठीक हो जाता है, और उसके प्रचार भी होते हैं। उस प्रचार को प्रिंट में छपता है न्यूज के नाते या एडिटोरियल के नाते, और सोशल मीडिया में। क्या उसके ऊपर में डॉक्टर साहब लोगों की कुछ विवेक में कुछ जागृति आई? क्या कभी इन्होंने कोई मूव किया? ये विषय ऐसा है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो अब उस 1954 के एडवर्टीजमेंट से बहुत आगे निकल गया है। ये इन लोगों की मानसिकता को खोल के समझने की नंबर है। दूसरी बात, मैं तो अभी आज यहाँ विषय मेरा दूसरा था, मैं तो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने एक से एक बढ़ के टिप्पणियां की हैं। मैंने जब पहले के मामलों में भी उनके जो ऐसे प्रवचन सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, उस पर मैंने खुल के अपने विचार रखे हैं कि ये अनुचित है, नहीं होना चाहिए। आपको जजमेंट में जो भी ऑर्डर करना है करिए, बट जो ये कमेंट्स होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स अलग, वो न्यूज तो बन जाता है, लेकिन उसका लीगल इम्प्लीकेशंस कुछ नहीं होते। अब जैसे आई विल रिप हिम देम अपार्ट, ये शब्द शोभा नहीं देता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। मैं यहाँ पर ये मानना चाहता हूँ, मैं प्रशांत भूषण जैसे बहुत ही भारत विरोधी जो वकील जो हैं, उनसे मेरा सैद्धांतिक मतभेद बहुत है, लेकिन यहाँ मैं मानता हूँ प्रशांत भूषण ने एक बार बहुत खुल के कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। उसमें जजेस के नाम उसने लिए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट के पूरे जो बेंच थी वो घुटने टेक पर बैठ गई, उसको कंटेम्प्ट हुआ और ₹1 का कंटेम्प्ट किया। मैं कहता हूं कि ये भ्रष्टाचार अलग अलग किस्म का होता है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को बचना चाहिए ऐसे स्टेटमेंट्स देने से। देखिए, बाबा रामदेव का मैं यहाँ कोई पक्षधर नहीं, बाबा रामदेव अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद में, योग में उन्होंने जो भारत का नाम आगे बढ़ाया है, मैं उसके नाते उनका सम्मान करता हूँ, मेरा उनसे कोई परिचय नहीं। मेरा कहना यह है कि जो एलोपैथ के ये जो IM है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, इसके भी बड़े सारे, इसको बोलते हैं ना कि देयर आर सो मेनी स्केलेटन्स इन देयर कबर्ड्स। अब बताइए कि इनके IMA का एंडोर्समेंट के साथ एक एंटीसेप्टिक का एडवर्टीजमेंट आता है। अब वो तो, अब मैं वो, यदि आपके चैनल में इजाजत मिले तो मैं उसका नाम भी ले लूं, या नहीं तो नहीं। ये नहीं, आप स्पष्ट तौर पे बोल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। बताइए, डेटॉल के लिए IMA का एंडोर्समेंट आता है, तो दूसरा सेवलॉन बोलेगा मैं क्यों नहीं? क्या ये शोभा देता है? टूथपेस्ट और क्या नाम है, एंटीसेप्टिक या हेल्थ ड्रिंक, अब जैसे हेल्थ ड्रिंक, इस के बाद
बहुत सारे ऐसी कंपनियों ने अपने हेल्थ ड्रिंक से जो एनर्जी का शब्द को हटाया है। इसके पहले तो नहीं था, उस वक्त इन लोगों का विवेक नहीं जगा। ये मूलतः एक लड़ाई है वर्चस्व की और लड़ाई है पैसों की। मैं बहुत खुल के कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब क्षमा प्रार्थी हूँ, आप लोग वरिष्ठ हैं। क्षमा नहीं सर। इसमें भारतीयता गौण हो गई, आप लोग का हित आगे आ गया, जिसको बोलते हैं मैं आता हूँ, मैं खत्म करने दीजिए, मैं 5 मिनट और सॉरी 50 सेकंड और यहाँ इस विषय ये है कि मैं कानून की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। 1954 का कानून जो है वो रिडंडेंट है, उसके ऊपर में एग्जीक्यूटिव को कानून बनाना चाहिए, उसको दोबारा देखना चाहिए। आयुष मंत्रालय के हिसाब से उसके ऊपर में एक दोबारा गंभीरता से जांच करनी चाहिए। इस सरकार के पास बेचारी इतने काम पड़े हैं, इस सरकार के पास, ये भी शायद होगा। लेकिन मैं आज सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जो भी कानून है उस कानून के आधार पे ही यदि चले तो IMA को भी बैन कर देना चाहिए कि इन्होंने भी वही काम किया। क्रिश्चियन मिशनरी के ऊपर में एक्शन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि वो जो नाच के अपना मैजिक के थ्रू आजकल व्हाट्सएप पे अपना एडवर्टीजमेंट आ रहा है, वो भी वही एडवर्टीजमेंट। आज के सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट को आप प्रिंट एडवर्टीजमेंट के से अलग नहीं मान सकते, वहां भी पैसा खर्च होता है। तो क्या वो एडवर्टीजमेंट नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोई कोल्हू का बैग नहीं है कि वो ऐसे करके देखे, सिर्फ जहां दिखना है। 360 डिग्री पे सुप्रीम कोर्ट को देखने की जरूरत होती है। अब इन लोगों ने तो अपने स्वार्थ के कारण सुप्रीम कोर्ट में मैटर फाइल कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस किन फैक्टर्स ने किया, मैं उस पर प्रशांत भूषण की तरह चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि यह भारतीयता के अस्तित्व की लड़ाई है, और इस भारतीयता के अस्तित्व में जो भी खिलाफ में उतरता है, मैं उसको भारतीयता के विरुद्ध एक खलनायक मानता हूँ। आप आगे। जी, अमिताभ जी जो सारी बातें कही उससे एक साफ बात समझ में आती है। मैं सवाल विनय अग्रवाल जी से, विनय जी ध्यान सुनिएगा। विनय अग्रवाल जी, इनका कैमरा ऑफ हो गया। जी, विनय अग्रवाल जी आप मेरी बात सुनिएगा। अमिताभ जी ने जो बातें कही हैं उसका साफ साफ मतलब है कि अगर इलाज आप करें तो अच्छा साइंटिफिक, और इलाज अगर कोई आयुर्वेदिक करे, होम्योपैथी वाला करे, यूनानी वाला करे, तिब्बी वाला करे, योग शास्त्री करे, तो वो खराब। ऐसा क्यों है? ये दोहरा मानदंड क्यों? अंशुमन जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे अमिताभ जी हमारे मित्र भी हैं और एक अच्छे नामी वकील भी हैं। मैं 2 बातें जरूर कहूँगा। पहली चीज तो मैं पहला इनका सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूंगा, वो ये है कि ये 2 पैथी की लड़ाई नहीं है। इस बात से अलग हटे, बिकॉज हम भी डॉक्टर बाबा रामदेव की उतनी ही इज्जत करते हैं जैसे आपने कहा कि उन्होंने योगा को संसार भर में पहुंचाया, हम भी उसकी इज्जत करते हैं। मैं माफी चाहता हूँ, योगा नहीं है, योगा नहीं। डॉक्टर साहब विनय जी, ये डॉक्टर विजय अग्रवाल योगा मत बोलिए प्लीज। ये योग है, ये योग है, योगा नहीं है। योग है, योगा नहीं है। आपने हमारी सुनी। ये मैं आपको संशोधित करता हूँ, ये योग है, योगा नहीं है। जी, मैं मीडिएट कर दूं। ये योग शास्त्र है, योग वेदांत है, वेद का हिस्सा है। मुझे भी दीजिए, आप वकील हैं, मैं मानता हूँ। बोलने दीजिए, तो मेरी गलती होगी तो आप मुझे रोकिएगा। देखिए, ये तो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक का और या मॉडर्न मेडिसिन इसका कोई संबंध नहीं है। बाबा रामदेव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कुछ ऐसे गंदे बयान दिए जो शायद बड़े शर्मनाक बयान थे, जिसमें एक था कि डॉक्टर जो अपने 2000 डॉक्टरों की मौत हुई, जो अपने को नहीं बचा सके वो बाकी लोगों को कैसे बचाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा ये जो वैक्सीन है जिसको भारत सरकार ने मान्यता दी है, इस वैक्सीन से लाखों लोग मर गए। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि ये जो कोविड टाइम में जितनी मौतें हुई हैं इसके लिए ये डॉक्टर्स लोग जिम्मेदार हैं। चौथी बात, उन्होंने कही अपनी ही बात से वो बिदक गए। उन्होंने कहा कि ये जो हमने दवाई निकाली है जिसका नाम कोरोनिल है, ये कोरोनिल एक ऐसी दवाई है जो कि सारे के सारे विश्व भर के लिए एक जादू की तरह आई है और ये कोविड में टाइम में बहुत काम करेगी। और यही बाबा रामदेव थे जिन्होंने कहा ये दवाई नहीं है, ये इम्यून बूस्टर है। बाद में जब उन्होंने चेंज किया, जो ये केस कोर्ट में गया। हमारा आयुर्वेदिक से बिल्कुल भी कोई, या सिद्धा से या यूनानी से कोई हमारा मतभेद नहीं। हमारा मतभेद इन स्टेटमेंट से है कि 2000 डॉक्टर जो अपने को नहीं बचा पाए वो करेंगे, या इनकी दवाइयां जो है लाखों लोगों को मार दिया इन्होंने, इन स्टेटमेंट से। आप मुझे बताइए। दूसरा, अच्छे वरिष्ठ वकील होने के नाते उन्होंने एक अपने ही साथी को कहा कि वो राष्ट्र विरोधी है। मैं उस पर कोई बयान नहीं देना चाहूंगा। आपने तीसरा कहा कि सुप्रीम कोर्ट करप्शन का अड्डा है, मैं उस पर भी कोई बयान नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि आप वरिष्ठ अभिवक्ता हैं, कुछ भी कह सकते हैं।
लेकिन ये चीजें कहना आपको भी शोभित नहीं देता, मुझे भी शोभित नहीं होता कि इन बातों पे मैं कमेंट करूं। लेकिन ये जरूर चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट पे संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव की एरोगेंस पे बात की। जिस बाबा रामदेव ने इंस्पाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट में केस आया, अभी तो केस मेरिट पे गया ही नहीं है। अभी तो ये इस कंटेम्प्ट इस बात का है कि बाबा रामदेव ने कुछ केस में अपने को सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया, ना करके उन्होंने स्टेटमेंट दिए जो कि अगेंस्ट हैं। उस पे ये कंटेम्प्ट पिटीशन पे ये बयान आए हैं, और जिस बयान पे उन्होंने अब बाबा रामदेव को अगर इसमें कुछ कमी नहीं लगी तो उन्हें पब्लिक अपॉलॉजी देने की क्या जरूरत थी? अगर ये सब नहीं हुआ, उन्हें डॉक्टर से अपॉलॉजी देने की क्या जरूरत थी? अगर उनको इन सब बातों में गलती नहीं थी, व्हाई कुड ही नॉट स्टैंड विद दिस? एंड देखिए, ये बात आप जब आ रहे हैं कि एलोपैथी बाकी और इंडियन महत्वपूर्ण बात हमने इशू वैसे पकड़ा, अमिताभ जी, जो जिसने देश में को पेशेंट को कितना नुकसान किया। मैं अभी इस बात पे नहीं जा रहा हूँ कि बाबा रामदेव जी जो दवाइयों की बात करते हैं, क्या वो एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर है? मैंने बहुत सारी डिबेट में पार्टिसिपेट किया जहाँ पे क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने बाबा रामदेव को डिक्राई किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो दवाइयां करते हैं ये सेल्फ एडवर्टीजमेंट है। एक तरफ साबुन का एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं, एक तरफ दंत मंजन का दे रहे हैं, एक तरफ कोरोनिल का दे रहे हैं, एक तरफ पापड़ का दे रहे हैं। इस तरीके के वो तो बिजनेसमैन है। अब वो बिजनेसमैन होके अगर वो ये कह रहे हैं और वो ये कहते हैं कि भैया ये जो दवाई है ये अचूक मेडिसिन है, आप बताइए, आर्थराइटिस के लिए, डायबिटीज के लिए, सारी चीजों के लिए उन्होंने कहा हमारे पास अचूक दवाइयां हैं और मॉडर्न मेडिसिन की दवाइयां नहीं। ये भ्रमित है। अमिताभ जी, मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर इस प्रकार की, मैं भी आदर करता हूँ, मैं भी उसी परिप्रेक्ष का हूँ, उसी परिपाटी का हूँ, जो पुराने लोगों में, हमारी फैमिली में भी ये सब चीजें रही हैं। मैं जानता हूँ, मैं अभी भी उन दादी और नानी जी का आदर करता हूँ जो कहती थी ये दवाई लो, इससे फायदा होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जब सरकार ने आयुष डिपार्टमेंट बनाया, क्या सरकार ने बाबा रामदेव को आयुर्वेदिक दवाइयों को एडवर्टाइज करने का लाइसेंस दिया? क्या वही सरकार नहीं है? उन्हीं की सरकार है जिसने बाबा रामदेव को, अभी भी एक एडवर्टाइजमेंट निकला है कि दवाइयां इस पे वो एडवर्टाइज नहीं कर सकते। अगर वही सरकार उनको डिक्राई कर रही है, अखबार में एडवर्टाइजमेंट दे रही है, तो क्या बाबा रामदेव गिल्टी नहीं है? क्या वो अपने स्टेटस के हिसाब से एक वकील को राष्ट्रद्रोही कह सकते हैं? क्या वो अपने हिसाब से बाकी डॉक्टरों को बदनाम कर सकते हैं? क्या वो अपने स्तर को इस्तेमाल करके ये कह सकते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट करप्शन का अड्डा है? मैं इन बातों में नहीं जाना चाहूंगा। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये लड़ाई आयुर्वेदिक और एलोपैथिक की नहीं है। ये लड़ाई सही कहा आपने, आपकी बात समझ गए डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब। ये इस बात की है, क्या बाबा रामदेव एक क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं? क्या वो उनको ऑथराइज किया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कि आयुर्वेदिक को एडवर्टाइज करें? नहीं। और इसी बात के लिए हमारा उनसे मतभेद है। और ये जो पिटीशन है, अभी तो ओरिजिनल केस आया ही नहीं अमिताभ जी, ये तो पिटीशन अभी कंटेम्प्ट की चल रही है। कंटेम्प्ट पे वो पब्लिक में माफी मांगने के लिए आज उन्होंने कहा कि मैं पब्लिक में माफी मांगने को तैयार हूँ। अगर वो गलत नहीं है तो क्यों पब्लिक में माफी मांगेंगे? आप मुझे बताइए, पब्लिक में माफी तो तभी मांग रहे हैं जब वो गलत है। अब वो पब्लिक में अगर माफी मांग रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यही शब्द कहना, फिर से एक बार रिपीट करूंगा, बाबा रामदेव का आदर करता हूँ, योगा को कहाँ से कहाँ पहुंचाया। लेकिन मैं इस बात के लिए भी डिक्लाइन योगा नहीं, योग कपड़े बेच रहा है, डॉक्टर विनय जी, योगा नहीं, योग कपड़े बेच रहा है वो। डॉक्टर साहब बस एक मिनट, बस हमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अमिताभ जी, डॉक्टर विनय जी ने जो कहा, उन्होंने कहा कि डॉक्टर बाबा रामदेव पर समस्या नहीं है, उन्होंने जो बोलापन दिखाया उस पर समस्या है। और ठीक यही बात हम सुप्रीम कोर्ट के सम्मानित जज महोदय पर भी कर सकते हैं, जो उन्होंने कहा कि बकिया उधेड़ देंगे। तो आखिर ये चल क्या रहा है? एक जन बड़े दावे करते हैं, एक जन बकिया उधेड़ने की बात करते हैं, मतलब क्या है ये? मतलब आप इसको एक्सप्लेन करें कृपया। हाँ, यदि विनय जी का काम बात खत्म हो गई हो तो मैं बोलूं, मैं सम्मान के साथ। हाँ, उन्होंने बोल दिया जी। ठीक है, विनय जी ने सबसे पहले जो मेरे ऊपर में व्यक्तिगत चर्चाएं की हैं, मैं थोड़ा सा संक्षेप में उसका जवाब दे दूं। देखिए, मैंने प्रशांत भूषण को राष्ट्रद्रोही कहा है, तो आई स्टैंड फॉर दैट। वो व्यक्ति जो कि मैं बोलूं, डॉक्टर विनय वो बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, गलत है। मैं ये, अगर अपनी पैथी को क्रॉस करके आप दूसरे को बदनाम करके अपने को चलाना चाहे, वो ठीक नहीं है। जैसे मैं अमिताभ जी को, मैं माफी चाहूंगा अमिताभ जी, मैं इसको सीरियसली मत लीजिएगा। आपका अपने ही वकील को राष्ट्रद्रोही कहना गलत है।
विनय जी, हैं वो ठीक है, आपने बात तीसरी बार कही, आपने तीसरी बार यही बात कही और आपको जवाब अमिताभ जी आपको बता रहे हैं। विनय जी, विनय जी, अमिताभ जी रिप्लाइंग यू सर, प्लीज लिसन। अमिताभ जी आपको जवाब बता रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। अमिताभ जी बोलिए, प्लीज कंटिन्यू। मैं धन्यवाद विनय अग्रवाल जी, आपने डॉक्टर साहब आपने मुझे समय दिया दोबारा। देखिए, मैं आई स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट ऑफ माइन। मैं जो प्रशांत भूषण के बारे में जो कह रहा हूँ वो जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और इसमें कहीं कोई मैं डेविएट नहीं करूंगा कभी भी, पहले भी नहीं कर चुका हूँ। मैंने चैनल के नेशनल चैनल डिबेट्स में कहा है। देखिए, वो व्यक्ति ऐसा है जो उस मानसिकता का है कि देश को तोड़ के भी अपनी यदि दुकानदारी चला ले तो चला ले। उसने कश्मीर में ये खुल के स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीर में जी मुद्दा हमारा भारत का टुकड़े हैं। तो इन्होंने क्यों कहा कि मैंने गलत कहा है? मैंने क्यों, उन्होंने मेरे ऊपर में आक्षेप लगाया तो मैं जवाब न दूं? वाह राजन शर्मा जी, डॉक्टर साहब आप तो धन्य हैं। मेरे ऊपर में उन्होंने कहा कि तुम गलत बोल रहे हो तो मैं क्या उसका जवाब न दूं? आपको कहना चाहिए था उनको, अपने सहयोगी डॉक्टर अग्रवाल को। कहां से आ गया? नहीं, मैं इनसे, ये लोग वरिष्ठ लोग हैं, मैं इनसे बहस नहीं करूंगा। आपके दो सेंटेंसेस को देखिए, हम एक दूसरे को इनको बोलने दीजिए, राजन शर्मा जी को बोलने दीजिए। का मतलब ये नहीं है, इस डिबेट का मतलब है कि हम अच्छी चीजों को प्रॉपर्ली प्रेजेंट। विनय सर, राजन जी कुछ बोल रहे हैं। अपनी भर्सना निकालने के लिए, जब आपके प्रधानमंत्री आज कहते हैं कि मैंने इतने एम्स खोल दिए, मैंने इतने सिविल मेडिकल कॉलेज खोल दिए, क्या एक बार मेंशन है उसमें कि मैंने इतने आयुर्वेदिक कॉलेज खोल दिए? आयुर्वेदिक की दुकानें दी हैं जो पूरी तरह चल रही थी धड़ल्ले से। अब रामदेव के इस डिबेट से, इस प्रावधान से, जब आज की डेट में देखो, उन्होंने कहा मैंने लाखों करोड़ों ठीक कर दिए। आज उन्होंने कहा मेरे पास सिर्फ 5000 मरीजों का एविडेंस है। और आज जैसे कि हम बात कर रहे हैं, प्रेसिडेंट के पास एक, मैं बोलूं, जजेस के खिलाफ एक नहीं, ऐसे सीनियर डॉक्टर के साथ में वो बेवकूफ पैनलिस्ट के जैसे हल्ला होता है, मैं यहाँ नहीं करना चाहता। जब ये बोल रहे तो मेरी बात, ये लोग सीनियर लोग हैं, मैं इनसे डायरेक्ट कंफ्रंटेशन नहीं चाहता। It is a shame that you are an advocate. Why are you calling anybody बेवकूफ? अंशुमन जी, क्या हो रहा है? ये डिबेट है क्या है? नहीं, इन्होंने बेवकूफ नहीं कहा। राजन शर्मा जी, इन्होंने किसी को बेवकूफ नहीं कहा, इन्होंने स्वयं को कहा कि मैं बेवकूफ नहीं दिखना चाहता हूँ। आपने सुनने में शायद गलतफहमी हुई आपको, मैं माफी चाहूंगा। उन्होंने किसी को नहीं बेवकूफ उन्होंने नहीं कहा, आप बात समझिए। उन्होंने कहा कि मैं बेवकूफ नहीं दिखना चाहता। इसी मैंने कहा आप लोग सीनियर लोग हैं, मैं आप लोगों के साथ बहस नहीं करना चाहता। अरे डॉक्टर साहब, आपका सम्मान किया है सर, उन्हें आपका सम्मान किया है। मैं बोलूं जी, बोलिए। राजन शर्मा जी ने कह लिया, अपनी बात खत्म कर दी। तो देखिए, मुझे कोई भी इसमें अभी वो इस बात का लोभ नहीं है कि मैं किसी और की चर्चा करूं। मुझे कोई इसमें फुटेज नहीं लेना है आपके कार्यक्रम में। लेकिन इन्होंने, डॉक्टर विनय अग्रवाल जी ने, जो मेरे सम्मानीय हैं, उन्होंने मेरे ऊपर में व्यक्तिगत रूप से मेरी टिप्पणी पे उन्होंने आपत्ति की। तो मुझे लगा कि मुझे सफाई देनी चाहिए और मेरी टिप्पणी, मैंने अपने कलीग जो हमारे बार का मेंबर हैं प्रशांत भूषण, मैंने उनको राष्ट्रद्रोही कहा। तो मुझे क्या, आपको नहीं लगता कि मुझे कहूं, मैं जवाब दूं? क्यों कहा? संविधान की किस जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि डिबेट का मुद्दा ये नहीं है आज। आपने कहा तो मैंने नहीं, तो आपने क्यों कहा? तो आपने मुझे, तो मैंने तो नहीं कहा था। मैंने नहीं, यार अंशुमन जी, आप अंशुमन जी इसको मॉडरेट करिए सही तरीके से, वरना मेरे लिए मुश्किल है। कर रहा हूँ मैं मीडिएट कर रहा हूँ। कृपया हम मुद्दे पर आते हैं। हमारा नहीं, तो मुद्दे पर नहीं, यहाँ उन्होंने मेरे ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप किया, नहीं तो मैं छोड़ तक जाता हूँ। ये गलत बात है। उन्होंने मेरे ऊपर में कहा कि मैंने गलत बोला है, तो मैं उसका स्पष्टीकरण न करूं। उन्होंने आपके बारे में दो बातें कही। मैं उस पे भी आता हूँ, दोनों पे बोलूंगा। मैं दोनों पे या तो बोलूंगा या तो कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, मैंने दोनों पे बोलूंगा। और सुप्रीम कोर्ट के भ्रष्टाचार के अड्डे के बारे में मैंने दोनों पे मैं बोलूंगा। तब मैं कुछ दूसरा विषय करूंगा। प्रशांत भूषण, इन लोगों के बहुत खैरखा होंगे, इन लोगों ने उनको शायद हायर भी किया होगा, इन लोगों से उनकी बहुत आत्मीयता होगी, इसलिए इनको दुख लगा है। लेकिन प्रशांत भूषण ने कश्मीर में अलगाववादियों के समर्थन में पब्लिक स्टेटमेंट दिया था। उस पे कैमरे में उसको तमाचा मारा था, कैमरे में उसको बहुत पिटाई हुई थी।
और उसके बाद दूसरी बात यह है, प्रशांत भूषण एक एनार्किस्ट है, अराजक तत्व है। उसने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस के ऊपर में कहा था कि पूरी सुप्रीम कोर्ट की 95% जजेस हैं जो सेटिंग और एक्स वो भ्रष्ट हैं, पैसा लेते हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट घुटने टेक के उसके बाद उसको माफी दिया ₹1 के कंटेम्प्ट। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति इस तरीके का न्यूसेंस और अराजक है, जो राष्ट्रद्रोही है, यार ये क्या बोलते हैं अंशुमन जी, आप ऐसे शांति से बैठेंगे नहीं? कृपया हम लोग पारी से बात करते हैं। अमिताभ जी, आप कंपनियों करिए अपनी बात। मैं तो अपनी बात समय लेके आपसे कर रहा हूँ। हम प्रशांत भूषण को छोड़ देते हैं, अभी प्रशांत भूषण को अभी छोड़ देते हैं। नहीं, मैं कारण बता रहा हूँ मैंने क्यों उसको राष्ट्रद्रोही कहा। दूसरी बात, जब मैंने भ्रष्टाचार का अड्डा सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहा है, मैंने सुप्रीम कोर्ट को भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं कहा है, विनय जी का पूर्वाग्रह है मेरे प्रति। तो ये विनय जी का पूर्वाग्रह है, वो प्रशांत भूषण के साथ। राजन जी, उन्होंने किया था, ये लोग उनसे बहस कोर्ट किया, उन्होंने प्रशांत भूषण को कोर्ट किया था, प्रशांत भूषण ने ऐसा कहा था। आदरणीय सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के बारे में टिप्पणी वो नहीं कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। सुप्रीम कोर्ट का लॉयर तो प्रशांत भूषण भी है। मैंने कहा था, प्रशांत भूषण ने कहा है कि 99% सिटिंग और एक्स जजेस जो सुप्रीम कोर्ट दे आर करप्ट, पैसा लेते हैं। ये सब प्रशांत भूषण ने पोजीशन लिया था बहुत क्लियर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कुछ नहीं एक्शन लिया। देखिए, अब मैं फिर मुद्दे पे आता हूँ। यदि ये दोनों वरिष्ठ लोग थोड़ा शांत रहे तो ये विषय देखिए। अभी डॉक्टर अग्रवाल, हम तो डॉक्टर लोग शांति से डिबेट कर बोलने दीजिए, राजन जी कोई बोलने दीजिए। हम तो इस डिबेट पे बात करने आए, आपने कहाँ टॉपिक ले गए। प्रशांत भूषण अरे मुद्दा खत्म हो गया, मैंने आपने अपनी बात कह दी। नहीं, ये लोग प्रशांत भूषण के वकील हैं, ये दोनों प्रशांत भूषण के वकील हैं, ये वकील हैं दोनों, देख गया ना। देखिए, अब आप पे आक्षेप नहीं करें अमिताभ जी, हमारे वकील तो आप हैं। मैं पहली चीज, हमारे वकील तो आप हैं। मैं अब मुद्दे पे आता हूँ, तो ये राजन शर्मा जी बोलने नहीं दे रहे हैं। हमें प्रशांत भूषण, राजन जी एक बार बोलने देते हैं, वो अपनी बात पूरी कर लें, फिर हम लोग आपका जवाब दे देंगे। सबसे कम टाइम मुझे मिला इस डिबेट में, जब ये गलत बात करते मैं जवाब उसका क्यों नहीं दूंगा। सर, आप गिव हिम 3 मिनट्स, 3 मिनट बाद आप उनका रिप्लाई करेगा। अमिताभ जी, आप 3 मिनट में बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर वो जवाब देते हैं आपको। प्लीज सर, प्लीज अमिताभ जी। जी, ये लोग बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे ना? 3 मिनट इंटरप्ट नहीं करेंगे, 3 मिनट के लिए। अच्छा, 3 मिनट के में मुझे अपनी बात समाप्त करनी है। मुझे 3 मिनट भी नहीं चाहिए, मुझे 3 मिनट नहीं चाहिए। मैं उससे पहले खत्म करूंगा अपनी बात, क्योंकि इसमें कोई मुद्दा ही नहीं। जो डॉक्टर विनय अग्रवाल जी ने जो बात उठाई, वो उठाई थी, वहीं से मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो जो चाइनीज फ्लू नाम का जो एक चीन का आक्रमण था, जैविक युद्ध था, उसके बारे में जब ये इसको कोरोना कोविड ये लोग बोलते हैं, तब इनको शर्म नहीं आती कि जिसके खिलाफ में पूरी दुनिया, कम से कम मैं इस मामले में राष्ट्रपति ट्रंप की बहादुरी का कायल हूँ, जिसने खुल के कहा था कि चाइनीज फ्लू। राजन जी बोले, ये बहुत अशिष्ट है, डॉक्टर राजन शर्मा बहुत अशिष्ट व्यक्ति, ये अशिष्ट व्यक्ति। वकील बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती इनको। ये कहना राजन जी एक बार, नहीं, ये कहना शर्म नहीं आती इनको। ये सीधा 2 सीनियर डॉक्टर कह रहे हैं आपको शर्म नहीं आती, ये कोई बात है? आप मैं कर्म से अब बंद कर देता हूँ कैमरा। एक वर्ड की शर्म नहीं आती। इन्होंने IMA पर आप ब्लड प्रेशर की दवा खा लीजिए डॉक्टर राजन शर्मा जी, आप बीपी की दवा खाइए। नहीं कहा आपको सर, आप बात वापस लीजिए, शर्म नहीं आती इन दोनों को। आप अपने वर्ड वापस लीजिए, बड़ी चतुराई से आप फिर मुकर जाते हैं। क्या कर रहे हैं? क्या मुझे पूरी बात सुनाई नहीं दे रही, किस लिए मुझे आरोप है इनका? आरोप ये है अमिताभ जी, इनका आरोप ये है कि प्लीज प्ले द रिकॉर्डिंग, प्लीज प्ले द रिकॉर्डिंग वेरी स्टेडी। दोनों को शर्म नहीं आती। इन्होंने कहा कि आपके मुंह से ये निकला कि इन लोगों को शर्म नहीं आती क्योंकि आप कोविड जो है, कोविड एक चाइनीज वैक्सीन जैविक युद्ध था। मैंने इस पे रिसर्च आर्टिकल लिखा है, मैं इनको फॉरवर्ड कर दूंगा। प्रॉपर रिसर्च है मेरा। रिसर्च आपके रामदेव की भी है, सब झूठी। आप रिसर्च अपनी करो ना वकालत की। आप लोग WHO के पाले में बैठे हुए डॉक्टर साहब है ना, लोग जो एजेंट था WHO रीजनल सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर, मोदी जी गुजरात में खुलवा रहे हैं।
हम मोदी जी की सरकार के पाले के डॉक्टर हैं, हम WHO के आप तो डॉक्टर मोदी जी के आईसीएमआर के गाइडलाइंस अरे को तो भी ये सुना रहे हो। डॉक्टर राजन शर्मा जी को लगता है कि रक्तचाप की दवा लेनी चाहिए। अच्छा, ऐसे यार गलत बात मैं कभी टॉलरेट करता नहीं, अब रक्तचाप मुझे नहीं है, ब्लड प्रेशर। अब मैं बोलूं, मुझे कहा 3 मिनट दिया अंशुमान जी। अरे राजन जी अच्छा इन्हें आप थोड़ा समय दीजिए, फिर आप सर आपका ही नंबर आएगा राजन सर। अगर इन्होंने अनइंटरप्टेड बोलना है, भाषा की मर्यादा रखेंगे, और फजूल के शब्द नहीं, इनको शर्म नहीं आती कुछ नहीं, और बाद में आप भी कह देते हैं इनके मुंह से गलती से निकल गया। भाषा की मर्यादा नहीं रखेंगे तो मैं बीच बीच में आऊंगा। अच्छा अब बोलिए, कंटिन्यू करें। but you set this guideline. Set this guidelines that you will not use foul language. Ashman, don't laugh. Don't laugh. As an anchor, आपकी ड्यूटी बनती है कि किसी आप दूसरे एंकर जो आपके दूसरे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए कोई शर्म ना। आपका पूरा सम्मान है सर, आपका पूरा सम्मान है। आप बोलिए, सम्मान है। वो अमिताभ जी आपका पूरा सम्मान करते हैं, उन्होंने कई बार आपके लिए सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। अमिताभ जी आप कंटिन्यू करिए, फिर राजेंद्र नहीं, मैं क्या कंटिन्यू करूं? ये तो पता नहीं क्या मुझे करे अमर्यादित शब्द, क्या मैंने अमर्यादित शब्द बुका है, ये पहले इस पे स्पष्ट करें क्या कहा है। ये तो एजेंट लग रहे हैं मुझे। पूछो, रिकॉर्डिंग प्ले करो। इन दोनों को शर्म नहीं आती, WHO के पाले में बैठे हैं। तो WHO के पाले में आप नहीं बैठे हैं, आप WHO के पाले में नहीं है। जवाब दीजिए ना। एक रिकॉर्डिंग, WHO के पाले में हम प्रधानमंत्री के आदेश में हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के आदेश में हैं, ICMR के आदेश पर हैं। मैं आपको सारे रिकॉर्डिंग भेजूंगा, ऑनलाइन करके भेजूंगा सर, मैं पूरे लिंक भेजूंगा आप लोगों को। प्लीज कंटिन्यू करिए। ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये पूरे अगले 100 सालों के लिए है। ये मैं इसको जब पब्लिक करूंगा, ये आप इसको 12 प्ले करके देख सकते हैं सर, आप चिंता ना करिए, डोंट वरी सर, आपको लिंक मिलेगा इसका। 1 सेकंड का मुझे समय देंगे? जी विनय जी आप बोलिए। हाँ देखिए, मैं फिर से अमिताभ जी से थोड़ी सी माफी भी मांगूंगा और कहूंगा, देखिए आपको हमको जो बुरा लगा वो ये लग रहा है कि आप जो हो सकता है वकील लोग ऐसे ही अपमानजनित शब्द बोलते हो कि हम बेवकूफ हैं, या आपने शब्द इस्तेमाल किया कि हम WHO के एजेंट हैं, या आपने शब्द इस्तेमाल किया कि ये देशद्रोही। इन सब बातों को मैं नहीं जानना चाहता। आप पहले उनकी बात पूरी तो होने दीजिए, उन्होंने आपको उनकी बात पूरी नहीं होने दे रहे कभी। क्या बाबा रामदेव और बाबा रामदेव का जो केस चल रहा है, उस केस में सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है? मैं ये दोबारा से रिपीट करूंगा, हमारा बाबा रामदेव से कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। मैं आदर करता हूं कि योगा को कहां से कहां ले गए, लेकिन हमारा कॉन्फ्लिक्ट है जिस मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाबा रामदेव को रोका कि वो भ्रामिक एडवर्टीजमेंट ना दे। आपके उत्तराखंड के हेल्थ डिपार्टमेंट ने नोटिस निकाले कि उन्होंने इस तरीके के एडवर्टीजमेंट ना दे। मैं उस बाबा रामदेव की बात कर रहा हूँ और उनकी ये बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए आपके सुप्रीम कोर्ट में केस आने के बाद, ये कहने की कोशिश की कि 2000 डॉक्टर जो अपने को नहीं बचा पाए वो इस पैथी का क्या इलाज करेंगे। इन लोगों ने लाखों लोगों को मार दिया कोरोना में। आपने बात रखी सर, आपने बात बहुत सफलतापूर्वक रखी सर। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया ये, और मैं ये फिर रिपीट करूंगा, आप तो वरिष्ठ वकील हैं, कि ये केस अभी ओरिजिनल केस तो आया भी नहीं है, ये तो कंटेम्प्ट का केस है। क्योंकि विनय जी आपने बात की, आप बहुत सफलतापूर्वक किया, इसलिए ये सिचुएशन आई है कि उन्हें पब्लिक माफी मांगनी पड़ेगी। मेरे को बस इतना कहना है। मैं दोबारा से एक बात कहूंगा, बाबा रामदेव जी के लिए बिल्कुल कहूंगा, आप अपनी अरे आपकी आवाज चली गई सर। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी आपकी आवाज हम सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो, शायद माइक ऑफ हो गया है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर विनय अग्रवाल जी आपको मेरी आवाज? अग्रवाल साहब, अमिताभ सिन्हा जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर आप, विनय जी का माइक ऑफ हो गया शायद, वो हाथ पे छुप के, अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं राजन जी से बात करूंगा। नहीं, मैं आपसे एक चीज रिक्वेस्ट करता हूँ अनुपम जी, अंशुमन जी, माफी चाहता हूँ अंशुमन जी, ये जो राजन शर्मा जी हैं, ये और विनय जी अपनी बात कर लें। मैं अपना अंतिम में, मुझे इनसे बहस नहीं करना, मुझे अपनी बात करनी थी, चाहे वो लीगल पॉइंट हो तो या एथिकल पॉइंट हो तो। इसमें ये दोनों सीनियर डॉक्टर्स हैं,
वरिष्ठ हैं उम्र में भी, मैं इनके साथ बहस नहीं करना चाहता। ये जो पैनलिस्ट होते हैं नेशनल चैनल्स के, उनके साथ बहस फिर भी की जा सकती है क्योंकि वो लगभग समकक्ष होते हैं। इनके साथ मैं इस तरीके से बहस नहीं, और खास करके डॉक्टर राजन शर्मा तो इनको रक्तचाप की लगती है समस्या है, ये तो इतना उत्तेजित नहीं है, वो खुद डॉक्टर है, वो खुद डॉक्टर है, अंशुमान, वो खुद डॉक्टर है, उनको रक्षा की समस्या नहीं, उन्होंने क्लियर कर दिया है। वो उत्तेजित हो जाते हैं, ये उत्तेजित हो जा रहे हैं। Decency. I'm surprised. I'm surprised. Look at the way you are using the words again. And why you are coming at the end? Because you will say the things and go away. राजन शर्मा जी, आप अपनी बात रखिए तथ्य पे। No, but why? मैं बार-बार कह रहा हूँ। आपको कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। सारी सभा का डिबेट का बार-बार उल्लंघन किया जा रहा है मिस्टर अमिताभ सिन्हा द्वारा, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। अभी भी इन्होंने कहा नेशनल डिबेट में लोग समकक्ष होते हैं, ये दोनों नहीं है। नहीं, आप वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ हैं सर, आप समकक्ष नहीं, आप वरिष्ठ हैं, आप ऊपर हैं। दूसरा कह दिया, इतनी लैंग्वेज का ज्ञान मुझे भी है। और अभी एक बात पूछूंगा, मेरे को तो रक्तचाप कह दिया, आपको क्या बीमारी है? कभी अस्पताल गए हैं? कभी अस्पताल सर? बताइए ना अमिताभ सर, कभी अस्पताल गए सर? डॉक्टर साहब कहते हैं, पुरानी कहावत है कि भगवान दुश्मन को भी कचहरी और अस्पताल का चक्कर न लगाए। हमारे भी यहाँ और आपके यहाँ भी नहीं है। ठीक है, चलिए, आप और हम दोनों उसी प्रोफेशन में हैं। राजन सर, हम लोग मुद्दे पर लौट रहे हैं, कृपया अपनी बात रखें। देखिए, जिस शुरू का डिबेट इन्होंने जिस एक्रीमनी से शुरू किया कि 1957 में एक अंग्रेजों के वंशज जो रह गए देश को, 1954 अंग्रेजों के जो वंशज रह गए, पहली भारत सरकार की जो पहली सरकार बनी, इन्होंने उसको अंग्रेजों का वंशज कहा, जिसमें सारे भारतवंशी वासी थे। इन्होंने उस भारत का अपमान किया, उस इंसानों का अपमान किया। दूसरा, अगर आप वो पढ़ेंगे, मैं एकदम बात दूसरी तरफ चला जाएगा। अंशुमान जी, सुधारिए इनको। मैं इनको सिद्ध करूंगा कि कैसे वो इम्प्लांट था। वो सरकार जो थी, वो सरकार अंग्रेजों की इम्प्लांट सरकार थी। ये मैं सिद्ध कर दूंगा। बात दूसरी ओर चली जाएगी। मत जाइए वहां डॉक्टर राजन शर्मा। आई एम वार्निंग यू। यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्ले इन सम अदर फील्ड। मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, आपको कुछ पता नहीं इतिहास का। आप अपना डॉक्टरी लेके बैठिए, इतिहास का आपको कुछ जानकारी नहीं आती। इतिहास की बेकार की बात कर रहे हैं आप। आपको कुछ जानकारी है? हिस्ट्री क्या हुआ, कंटेम्परेरी हिस्ट्री क्या है? कुछ पता नहीं है आपको। आपको भी कुछ पता नहीं। आप ये गलत है। एक मिनट अंशुमन जी, ये गलत दिशा में जा रही है बहस। अंशुमन जी, ये बहस गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैं इनके ऊपर में मेरी ये स्टेटमेंट पे ये इसका लीगल और एथिकल पॉइंट पे बात करें। अमिताभ जी, मैं एक सेकंड बोलूंगा, मैं आपका फिर अगेन दोबारा बोलूंगा, आपका आदर करता हूँ। जिस सरकार मोदी सरकार जी, हम मोदी सरकार के बहुत प्रशंसक हैं, जिन्होंने संसार भर में कोरोना के ट्रीटमेंट में एक वाहवाही पाई, जिन्होंने कोरोना को मैनेज करने में एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जिनकी वैक्सीन संसार भर में फेमस हुई, जिसकी वैक्सीन 92 कंट्रीज में गई। इस देश का मैं वासी हूँ जिसका नाम भारत देश है। आप अगर उसमें कहें कि अगर कोई भी आके कितना भी प्रसिद्ध आदमी हो, वो ये कहे कि ये वैक्सीन खराब है या इस वैक्सीन से मौतें हुई हैं, मुझे नहीं पता, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं बाबा रामदेव के उन स्टेटमेंट्स को जिनको आप क्वेश्चन में डाल रहे हैं, मैंने उन स्टेटमेंट्स को नहीं देखा। मैं उन स्टेटमेंट्स के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने उनको देखा नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो इस एक्ट को बेसिस बना के 1954 के उस एक्ट को बेसिस बना के जो एडवर्टीजमेंट के इश्यूज के ऊपर में जो बात हो रही है, मैंने उसको चैलेंज किया है यहाँ। और उसमें डॉक्टर राजन शर्मा को या डॉक्टर विनय जी, आपको सम्मान के साथ करना चाहता हूँ। उसमें आपने जो मेरे पॉइंट ऑफ रिप्रेजेंटेशन को आपने इंडिविजुअल लेवल पे या मेरे पर्सनल लेवल पे मुझे अटैक किया कि मैंने उसको क्यों राष्ट्रद्रोही कहा। वो हमारे डिबेट में जब हम लोग आर्गू करते हैं तो इट इज पार्ट ऑफ द फ्लो। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपके डॉक्टर बाबा रामदेव ने क्या कहा जिसको आप कोट कर रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट। मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है।
लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जो 1954 का वो एक्ट है जिसमें एडवर्टीजमेंट के ऊपर में प्रोस्ट्रक्शन की बात की गई है, मैजिक्स की बात की गई है, जो जिसको झाड़ फूक जादू टोना की बात कर रहे हैं, मैंने उसके ऊपर में क्वेश्चन उठाया, आप लोगों ने कोई जवाब नहीं दिया कि क्रिश्चियन मिशनरी जब संत को घोषित करते हैं, संत कौन है, तो उसने जो बीमारी को ठीक कर दिया, उसके ऊपर में ये जो एडवर्टीजमेंट सोशल मीडिया पे आता है, आप लोगों को उससे कोई बेचैनी नहीं होती। आप लोगों को ये बेचैनी नहीं होती आईएमए को कि जब आईएमए का नाम लेके, मैंने पहले भी कहा कि जब एंटीसेप्टिक की का एडवर्टीजमेंट होता है, कंपनी के इंटरेस्ट को प्रमोट किया जाता है, उसके ऊपर में बेचैनी नहीं होती। चूंकि ये आयुर्वेद है, चूंकि ये योग है, इसीलिए भारतीयता का विरोध करना चूंकि एक मानसिकता है भारत में आमतौर पर, क्योंकि अंग्रेजों के एजेंट्स ने आके बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक भारत को राज किया पिछले 70 सालों में। तो मैं ये मानता हूं बहुत दृढ़ता से कि आज की स्थिति में भारत, जब नया भारत है, वो इन चीजों को अब समझने लगा है और योग और आयुर्वेद की अपनी महत्ता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको कि भारतीयों को अपने सोचना पड़ेगा दोबारा कि उनकी महत्ता क्या है, उनके स्ट्रेंथ क्या है, और जो अंग्रेजों ने समझा दिया, अंग्रेजों के जो अवैध पुत्रों ने जो समझाने की कोशिश की 70 सालों में, उससे अलग भी भारत अब सोचे, ये आवश्यकता समय की हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उसने कंटेम्प्ट क्यों इशू किया, एडवर्टीजमेंट क्या दिया था बाबा रामदेव और पतंजलि ने, उसमें वो यदि डॉक्टर है नहीं है, इन सब विषयों के ऊपर में चर्चा करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैंने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट की चर्चा की कि जो 1954 का वो एक्ट है वो अपने आप में बहुत फॉल्टी है, और उस एक्ट के ऊपर में जो एग्जीक्यूटिव को यानी विधायिका को, सरकार को, एक संसद को कानून बनाना चाहिए उसमें सुधार करने के लिए, ये एक अलग विषय है। लेकिन जो आयुर्वेद का मामला है, जो योग का मामला है, वो एक पूरी तरीके से सिद्ध प्रक्रिया है। इस बात को सभी चिकित्सा पद्धतियों को मानना पड़ेगा, और ये यदि नहीं मानेंगे तो एक समय में वो इस बात को रियलाइज करेंगे कि वो समय के हिसाब से नहीं चल पा रहे। डॉक्टर राजेश शर्मा जी जो बातें कही है, राजेश शर्मा जी, विनय जी एक मिनट, राजेश शर्मा जी से सवाल करते हैं। राजेश शर्मा जी, नहीं विनय जी एक मिनट रुकिए। राजेश शर्मा जी बोल नहीं पाए हैं, बहुत देर से बोल नहीं पाए, सुबह से बैठे हुए हैं वो। राजेश शर्मा जी, ये प्रश्न आपके लिए है, हेमराज जी की रेफरेंस से मैं पूछ रहा हूँ। इनका कहना ये है कि जब जिस सवाल आपने जो रामदेव ने जो सवाल उठाया है, वैसा ही गुनाह कई सारे लोग कर चुके हैं, इस आईएमए क्यों नहीं सवाल उठाती है उन पर, जिसमें उन्होंने मिशनरी का नाम लिया, कई सारे लोगों का नाम लिया। देखिए आप ये आपने जो ये एक विनय जी, राजनी को बोल रही है आईएमए। विनय सर, कैन यू लेट मी स्पीक फॉर 2 मिनट्स प्लीज? आप बता विनय सर, कैन यू लेट मी स्पीक फॉर 2 मिनट्स? जहां तक सिन्हा साहब कहते हैं कि जी आयुर्वेद के साथ लड़ाई है, मैं किसी भी मेरी डिबेट में पुरानी में देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ एलोपैथी और आयुर्वेद नदी के 2 किनारे हैं, इनको मिलाने की कोशिश मत करो। और जहां तक बाबा रामदेव का सवाल था, बाबा रामदेव, इन्होंने 80% डिबेट तो निकाल दी थी, मेरा तो 1954 वाले एक्ट का लेना देना है। आईएमए के कितने पृष्ठभूमि, इनको क्या पता आईएमए की हिस्ट्री क्या है? आईएमए की हिस्ट्री ये है, प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए सबसे ज्यादा डॉक्टरों ने, आईएमए लीडर्स ने भाग लिया। दूसरा, मॉडर्न मेडिसिन एक चिकित्सा पद्धति है जो आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च के साथ बढ़ती आई। 1905 में पहला आयुर्वेदिक कॉलेज खोला गया पीलीभीत में उसके बाद खोले गए, बट कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक सिस्टम अपने आप को नहीं उस तक ले जा सका। आज कितने आयुर्वेदिक कॉलेज से बच्चे निकलते हैं, वो मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टर्स के पास आके मॉडर्न मेडिसिन सीख के वो प्रैक्टिस करते हैं, जो आज की डेट में जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं। और जहां तक एक क्रिश्चियन मिशनरी किसी को ठीक कर रहा है, ये सरकार का काम है। और बाबा रामदेव फंसे क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, मतलब रामदेव करे तो ये आपका काम है और मिशनरी करे तो सरकार का काम है, ये क्या कहाँ करने आया? आगे सुनिए, which has been always pointed out to the central government health ministry through our various DO letters every year। अगर आज भी हमारा हेल्थ मैनिफेस्टो आप देखेंगे उठा के, उसमें एक एक चीज का मेंशन है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टीज को, एमपीज को ऑल अक्रॉस द कंट्री दी जा रही है। सरकार का काम नहीं है। मैं वहां जाके ये क्या कह रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं आप क्यों नहीं करते? आप सबसे ज्यादा चिंतित हो, जाओ किसी झाड़ फूक वाले के पास जाके कहूंगा मैं तेरे को तोड़ने आया हूं। सरकार जब नोटिस लेती है तभी ये कुछ होता है। आज पीएमओ ने 2 चिट्ठियां लिखी, बाबा रामदेव ने उसका भी जवाब नहीं दिया। पीएमओ से 2 लेटर, सारा कहर सारी बिजलियां रामदेव पर ही क्यों? बाकी भी तो इसीलिए क्योंकि रामदेव ने मल्टीनेशनल, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी हैं, जिसमें
वो एफएमसीजी है, वो सारी कंपनियों के आर्थिक हितों पे कुठाराघात किया है रामदेव ने। बाबा रामदेव के इसी कारण से ये लामबंदी हुई है। और बाबा रामदेव जो कि भारतीय कंपनी है, भारतीय कंपनी ने चूंकि ये एमएनसी के इन हितों के खिलाफ में उसने काम किया है और अपने को स्टैब्लिश किया अगेंस्ट ऑल ऑड्स, इसीलिए सब के सब मिलके एक जिसको बोलते हैं, मैं फिर इन लोगों को परेशानी हो जाएगी, डॉक्टर राजन शर्मा खास करके मैं कहता हूं कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो जाते हैं। और ये सब मिलके जितने भी एमएनसीज हैं, जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज और जो एफएमसीजी हैं, ये सब मिलके इसमें किसी को आगे करते हैं और उसके बाद ये लड़ाई लड़ते हैं ताकि इस व्यक्ति का जो आयुर्वेद और योग को आगे बढ़ाते हुए भारतीयता की एक कंपनी है, उस कंपनी को डिमोरलाइज करे दुनिया में, भारत में, और उसके ग्रोथ को रोके, स्टंट करे। ये मेरा कहना है। अंशुमन जी राजा जी बोलिए। अंशुमन जी, अमिताभ जी एक मिनट, राजन अमिताभ जी, आप वरिष्ठ, फिर से बोलूंगा, आप वरिष्ठ वकील हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी ग्रुप को एंटी नेशनल बोल दें। आपने कहा कि ये जो एलोपैथिक है, ये जो कंपनियां हैं, ये एंटी नेशनल है, ये शब्द आप पे उचित नहीं है। ना, क्या बात करेंगे आप? अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए विनय जी। मैंने नहीं कहा कि एलोपैथिक कंपनियां इंटरनेशनल है, मैंने मल्टीनेशनल कहा। हे भगवान यार, अंशुमन जी आप सुधारिए तो। मैं मल्टीनेशनल को इंटरनेशनल सुन रहे हैं। मैं वापिस ले लेता हूँ अपने शब्द। आपने कहा कंपनियों पे कोई आरोप नहीं लगाया सर। मेरा क्या कहना है आपसे, मेरा क्या कहना है, देखिए फिर से दोबारा मैं एक ही बात कहूँगा। अंशुमन जी आप थोड़ा मॉडरेट कायदे से करिए ना, आपको भी समझना पड़ेगा। आप और हम उसी देश के। मैंने एंटी नेशनल कहा क्या? मैंने मल्टीनेशनल कहा डॉक्टर साहब। कोरोना की मैनेजमेंट में अगर हम संसार में अपना स्थान बना पाए हैं, वो कोरोनिल की दवाई ने नहीं बनाया अमिताभ जी। कोरोनिल का गलत, अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ, ये योगदान को, आपके योगदान को कोई नकार नहीं सकता है सर, आपके योगदान को कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन बात एकाधिकार की है। मैंने कहा कि भारतीय कंपनियां कमजोर हैं। भारत ने जो वैक्सीन बनाया, दुनिया में अपनी क्षमता दिखाई, मैंने उसके बारे में कहा। मैंने कहा जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, एमएनसीज, और जो एफएमसीजी कंपनियां हैं, उन्होंने मिलकर रामदेव के पतंजलि के कंपनी के खिलाफ में लामबंदी की है। ये मेरा कहना है। एक मिनट आपका अपना मैं डिबेट नहीं करना चाहूंगा। विनय सर आप भारतवर्ष पूरी दुनिया में फार्मास्यूटिकल का लीडिंग कंट्री है। आप उसी को बता रहे हो। हम मल्टीनेशनल खरीदते जा रहे हैं, भारतवर्ष खरीदता जा रहा है, आपको उसकी भी ज्ञान नहीं है। देखिए ज्ञान तो पता करके आओ। अमिताभ जी एक चीज देखिए, आप बिल्कुल ठीक कहा आपने कुछ बातों में। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हमारे मोदी जी ने बनाया। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसीलिए बनाया कि हम आयुष की जो डिफरेंट ये पैथीज हैं उनको हम प्रमोट कर सकें। लेकिन मैं फिर दोबारा उस बात पे आ रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट ने बाबा रामदेव को ये परमिशन नहीं दी कि वो इस तरीके की चीजें करे। बाबा रामदेव से झगड़ा ही नहीं है, क्योंकि बाबा रामदेव या तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट की तरफ से परमिशन लेके इन चीजों को बोले, मैं मान सकता हूँ, या उनकी जो रिसर्च है वो अगर वहां से प्रमाणित है, मैं मान सकता हूँ। लेकिन अगर वहां से प्रमाणित नहीं है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की उसको डिक्राई कर रही है, उत्तरांचल की गवर्नमेंट जो उनकी गवर्नमेंट है वो उसको डिक्राई कर रही है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उसी बात को चैलेंज किया और साथ साथ उन्होंने गलत इस्तेमाल किया, उसकी बात की है। गवर्नमेंट मैं बात है सर। अब मुझे आपसे सर अमिताभ जी इस पत्रकार नहीं हो सकती है सर, गवर्नमेंट पत्रकार अंशुमन जी है, अमिताभ जी है, उनके सामने बैठ के आपसे सीखने को मिलता है। आपसे ये सीखने को मिला कि एंटी नेशनल क्या है, राष्ट्रद्रोही क्या है, आपसे सीखने को मिला कि ऐसी बातें सीखने को मिली। मैं अगली डिबेट में इस्तेमाल करूंगा। आपसे क्या मैं बोलूं प्लीज? अभी तो बोल ही तो रहे हो। जब बोलोगे एक आधा कुछ और कटु शब्द बोल दोगे। बोलो सर। आप लोगों ने तो डॉक्टर राजन शर्मा पूरे देश में कटुता फैला दी है आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथी के लेकर के। इसका क्या करेंगे? आप लोगों ने जो कटुता फैलाई है ना, मालूम नहीं है उसके पीछे कौन सा स्वार्थ है, मालूम नहीं है कौन सा स्वार्थ है आप लोगों का, लेकिन आप लोगों ने जो कटुता फैलाई है
उस कटुता का जवाब आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि अब भारत जो है वो पुराना भारत नहीं रहा है। इतना ही मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, इस बात के लिए आगाह कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं डॉक्टर अग्रवाल सर, मैं आपकी बात का कि आपने जो व्यंग्यात्मक रूप से कहा कि आपने मेरे से कुछ शब्दों को सीखा है, चलिए ये आपका अपना नजरिया हो सकता है, मैं व्यंग भी मैं समझता हूँ, लेकिन मैंने जो कहा मैं स्टैंड फॉर दैट। मैंने देशद्रोही कहा एक व्यक्ति को जो है देशद्रोही मेरे हिसाब से भी, और बहुत संख्यक लोगों के हिसाब से जो भारत को प्यार करते हैं। मैं उस पर दोबारा नहीं जाता। दूसरी बात जब मैंने कही, मैंने मल्टीनेशनल कही, आपने, मुझे हो सकता है कि आपको कोई टेक्निकल फॉल्ट हो, आपने एंटी नेशनल सुन लिया। नहीं सर, वो कार मैंने में बैठे मल्टीनेशनल की समस्या है, वो हो सकता है उन्होंने गलत सुना हाँ, हो। तो मल्टीनेशनल मैंने कहा था, मल्टीनेशनल कंपनियां और साथ में जो फार्मास्यूटिकल के भी हैं, जो एफएमसीजी हैं, जैसे अब फिर नाम लेना कोई उचित नहीं होगा, बट बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो एफएमसीजी में हैं, जो कंज्यूमर गुड्स बनाती हैं, और जो साथ में फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी हैं। अब उसमें भारत की कंपनी आगे बढ़ रही है और खरीद रही है, वो सब चीजें विषय अलग है, लेकिन उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो पतंजलि के इस फिनोमिनल जो ग्रोथ को पिछले कुछ सालों में जो हुआ है, जिसमें आयुर्वेद और योग दोनों को एस्टैब्लिश करने में मदद की है इस कंपनी ने, मैं इसके कारण इस कंपनी का प्रशंसक हूँ। मैं दोबारा करना चाहता हूँ, ना मैं बाबा रामदेव को जानता हूँ, ना मैं बालकृष्ण जी को जानता हूँ, मैं सिर्फ एक भारतीयता और भारतीय मूल्यों को जानता हूँ, और उस दृष्टि से मैं मानता हूं कि उस कंपनी ने या उस व्यक्ति द्वय ने, दोनों बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ के और एक स्थान प्राप्त किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं डॉक्टर अग्रवाल सर कि इस विषय पे मैं बार बार कह रहा हूं कि बाबा रामदेव जी ने जो भी कहा, मैं उसको वो मेरे संज्ञान में नहीं है। मुझे विषय सिर्फ इसलिए बहुत उत्तेजक लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पे संज्ञान लिया वो आवश्यक नहीं था। वो इसलिए आवश्यक नहीं था क्योंकि जो एडवर्टीजमेंट का विषय है, उस एडवर्टीजमेंट के विषय में मैं, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय कलीग्स हु रिप्रेजेंटेड पतंजलि, वहाँ मुझे ये कहना चाहिए था, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कहना चाहिए था कि बाकियों के साथ, चूंकि आर्टिकल 14 ये एस्टैब्लिश करता है, जो समानता का अधिकार देता है संविधान, तो संविधान में समानता सभी के लिए बराबर है ना भैया। तो दूसरे जगहों पे जब यही एडवर्टीजमेंट एप्लीकेबल है, तो हम यहाँ पर एप्लीकेबल क्यों नहीं है? प्रिंट में जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिया है वो मुझे दोबारा कर रहा हूँ पता नहीं है, उन्होंने आपत्तिजनक कहा या किस कारण से कहा, मुझे उस पर बताना ही नहीं। लेकिन जो बाकी की चीजें हैं उसमें मैं बहुत सम्मान से करना चाहता हूं कि जो आईएमए, बार बार मैं कर रहा हूं, और उसमें डॉक्टर राजन शर्मा तो कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या भाई डेटॉल के बारे में आईएमए का बोलने का क्या अधिकार बनता है? क्यों वो किसी कंपनी के हितों की साधना करेगी? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब यहाँ पर चर्चा होती है भ्रष्ट आचरण की, तो उसमें फिर सबों की चर्चा होगी। मैं उस पर इसलिए कहता हूँ कि जैसे आजकल हॉस्पिटल से ये इट इज एन ओपन सीक्रेट कि आजकल क्या जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है वो अच्छी सर्विस देते हैं, मैं उसमें डिनाई नहीं करता, लेकिन उसमें कई बार ऐसे केसेज आए हैं कि डेथ होने के बाद भी मरीज को उसको वेंटिलेटर पर लगा के बिल बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी चीजें होती हैं। मैं ये नहीं करता, मैं इसमें एक खत्म कर रहा हूँ अंशुमन जी, खत्म कर रहा हूँ। तो कंक्लूड मेरा कहना है कि इसमें संतुलित अप्रोच रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया के सामने ये हम संदेश ना दें कि हम किसी एक खास स्वार्थी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हो सकता है आप नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा संदेश यदि जाना है तो उस पर सावधानी रखने की जरूरत है। आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, डॉक्टर हैं, हम लोगों ने तो पढ़ा है कि डॉक्टर जो होता है देव स्वरूप होता है, देव तुल्य होता है। तो इसीलिए डॉक्टरों के लिए भारतीय समाज में बहुत सम्मान है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सम्मान को छीन मत होने दीजिए डॉक्टर राजन शर्मा। मैं इतना ही कहना। एक आखिरी सवाल मेरा, हम अक्सर देखते हैं कोई कहता है लंबा कर देंगे, कोई कहता है गोरा कर देंगे, कोई कहता है बाल उगा देंगे। आईएमए इस पर क्यों नहीं कार्रवाई करता है? सिर्फ रामदेव पर सिलेक्टेड वॉर क्यों? देखिए मैं इस पे बोलता हूँ। आप मुझे ये नहीं, राजेश शर्मा जी का सवाल है, ये राजेश शर्मा जी के लिए सवाल है ये, प्लीज। देखिए सर, आईएमए एक सबसे बड़ी बॉडी है, 4 लाख लोग, ठीक है। अमिताभ जी सुबह शुरू से कह रहे हैं ये डिटॉल बेचते हैं, डिटॉल बेचते हैं। सर उन्हें छोड़ दीजिए ना। नहीं, मैं उसका जवाब दूंगा, उसका जवाब है मेरे पास, सकारात्मक जवाब है।
आईएमए के ऊपर गाइडलाइंस स्वास्थ्य मंत्रालय ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बड़े साल पहले लगाई कि आप अपने पैसे नहीं ले सकते। देयर आर सर्टेन एरियाज ऑफ एंडोर्समेंट्स एंड नो कॉन्फ्रेंस ऑफ आईएमए कैन बी स्पॉन्सर्ड। एक इतनी 4 लाख डॉक्टर्स की संस्था का एक ऑफिस चलना है एज पर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ गाइडलाइंस। जो हम अपनी ऑडिट भेजते हैं वो हम उसी मापदंड से लेते हैं। हमने आज तक लंबा कर दो, पतला कर दो, ये कर दो, वो कर दो, उसको कभी सपोर्ट नहीं किया। जहां तक लंबा भी तो नहीं किया, केस भी तो नहीं किया। एक रशियन साइंटिस्ट की इलेजरॉफ टेक्निक है फिक्सेटर की, जिससे लंबा किया जा सकता है, which is a very valid, well proven scientific fact approved by the ministry. इलेजरॉफ के प्रैक्टिशनर्स आपको हर एक अस्पताल में मिलेंगे। बट अगर आप कहें हम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनता है, सेक्रेटरी बनता है, वो दिल्ली जाके 24 घंटे क्लर्की करने नहीं बैठता। जो मुद्दे देश के सामने आते हैं हम उन मुद्दों को टेकअप करते हैं। कोविड में जैसे मैं प्रधान था, आई टुक अप द कजल्स, हमने देश की लड़ाई लड़ी, उसके बाद कभी बैकआउट नहीं किया। अब उसमें आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अलावा हमने एक टीका तक नहीं लगाया। रेमडेसिविर की आप कल को कहें रेमडेसिविर की ब्लैक हुई, वो ब्लैक हमने नहीं की। अब जो प्राइसेस हैं they are done by the Ministry of Chemicals and Fertilizers. It is not IMA which is done doing it. हर एक चीज को IMA एक बॉडी ऐसी है जब जो है। और रामदेव जी की बात अंशुमन जी, एक मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। रेमडेसिविर के बारे में भी पता है कि ये गलत दवा थी। रेमडेसिविर का इतना ब्लैक हुआ, बाद में पता चला कि ये तो फ्रॉड था, ये इसका कोई असर ही नहीं था। अब बताइए। यू आर मिस्टेकन, तभी तो कह रहा हूँ कई लोग डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो। इट इज स्टिल बीइंग यूज्ड। आपको पता है कोविड इज स्टिल इन द कंट्री। मैं अब सर, हाँ, मेरा सवाल इससे संबंधित है। तो डोलो नाम की जो दवा थी, डोलो के बारे में भी कुछ ऐसी रिपोर्ट आई थी कि डोलो जो है इम्यून सिस्टम को खत्म कर रही है, लेकिन इस पे कुछ काम नहीं हुआ। आपकी सर डोलो ने, उस कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए डॉक्टरों को, 10,000 करोड़ रुपया। फैक्ट है। प्रूव इट। It has been proved, Dr. Saab. It has been proved. It has been proved. 1 rupee has come to IMA. Prove it. 1 rupee has come to IMA. अमिताभ जी, It is an open challenge. ये एक फाइंडिंग है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डोलो की कंपनी के स्क्रूटनी के बाद तय किया था। आप खुद पूछिए, आईएमए के पास एक एंडोर्समेंट मनी है। आप क्या सोचते हैं मेरे पास जादू की छड़ी है कि 4 लाख डॉक्टर को बोल दूं? आपको क्या लगता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां डॉक्टर्स को पैसे नहीं देती? बिल्कुल देती होंगी। इंडिविजुअल देती होंगी, देती है नहीं? राजेश शर्मा, ये देती होंगी या देती हैं? देती पता नहीं, मुझे क्या पता है। अगर देती है तो इंडिविजुअल डॉक्टर के पास तो आप तो आईएमए में रह के अंधेरे में है। आप तो ये तो बहुत प्रोफेशनल गवाह का जवाब है डॉक्टर राजेश शर्मा जी। अंशुमन जी, कहना ऐसे है प्लीज, अगर आप पैसे की बात पे आ जाए, 4 उंगलियां 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, ना वकालत में होती है, ना किसी प्रोफेशन में होती है। समझे बात को? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि फार्मास्यूटिकल कंपनियां डॉक्टरों को पैसे देती हैं। इट इज अ फैक्ट, ब्रह्म सत्य है ये। अमिताभ जी, उन्होंने स्वीकार किया कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मतलब कुछ लोग ले भी सकते हैं। उन्होंने स्वीकार किया, जवाब दे दिया उन्होंने। नहीं, यदि मैं तो चाहता हूं कि यदि ईमानदार है तो मैं लेते हैं। हाँ, फिर क्या करूं ईमानदारी से? नहीं मतलब क्या करूं उससे? विनय जी बोलिए। अंशुमन जी देखिए, एक सेकंड में आई थिंक अमिताभ जी ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया। मैं काउंसिल का मेंबर भी रहा हूँ, मेडिकल काउंसिल का, दिल्ली मेडिकल काउंसिल का भी रहा हूँ। हर तरफ हर तरीके के लोग हैं, और ये पर्टिकुलर इशू जो आपने उठाया कि क्या फार्मास्यूटिकल कंपनीज डॉक्टर्स को ब्राइब करती हैं या पैसे लेती हैं, इस पर काउंसिल्स ने बड़ा स्टैंड लिया है, उनके डॉक्टरों के खिलाफ स्टैंड लिया है। देयर वाज जिसमें मैं इन्वॉल्व था, जिसमें मैं डिसीजन मेकिंग में था, हमने 150 डॉक्टरों के खिलाफ भी एक्शन लिया है। ऐसा नहीं है कि एक्शन नहीं लेते, ऐसा भी नहीं है कि कोई सारे दूध के धुले हैं या कोई ऐसे ही आपके मेरे प्रोफेशन में या पत्रकारिता में, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि डिबेट का टॉपिक एक डिफरेंट टॉपिक है। हम ब्लैक शीप्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक बात कर रहे हैं कि क्या जो आज बाबा रामदेव जी का इशू था। अब मैं दूसरी बात आपको अमिताभ जी बताना चाहता हूँ, अंशुमन जी ने भी पूछा, हम तो एक एसोसिएशन है। आज हमने आज
1200 हमने विलेज अडॉप्ट किए आओ गांव चले में। मैं पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑफ हेल्थ में गया, वो समय था जब मेनका जी उसकी चीफ थी। मेनका जी ने मेरा मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा कि आपको पता है देश भर में कितने विलेज हैं? मैंने कहा 5 लाख। कहती है आपने कितने 250 विलेज अडॉप्ट किए उस समय? मैंने कहा हाँ अडॉप्ट किए। क्या आपको मिनी स्कूल नहीं पता? मैंने कहा मैं एक एसोसिएशन हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि हमने 250 विलेज अगर हम अडॉप्ट करके उनका सुधार कर सकते हैं तो सरकार को ये स्टेप लेना चाहिए कि उन विलेजेस में उस तरीके की सुविधा देके, हम तो वॉलंटरी बेसिस पे कर रहे हैं। ऐसे ही हम एसोसिएशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने देश में मेडिसिन से रिलेटेड गलत बातें हो रही हैं, मेडिकल एसोसिएशन को उठाती है, जहां जहां मौका मिलता है उठाती है। आपने अभी कहा पतला और मोटा कहने को मेडिकल काउंसिल ने सब पे स्टेप लिए। जहां तक बाकी चीजें बालों के उगाने वाली बात है उसमें स्टैंड लिए, ऐसा नहीं है नहीं स्टैंड लिए, पर जहां स्टैंड लिए हम अपने फिर भी वो छप तो रहा है ना सर, फिर आज भी मैं प्रश्न करूं डॉक्टर साहब, डॉक्टर विनय अग्रवाल जी, एक सम्मान से आपसे एक प्रश्न करता हूं, क्या जैसे बाबा रामदेव के ऊपर में आपने केस किया वैसे ये घूस लेने वाले डॉक्टरों के ऊपर में आपने कोई केस किया? एज IMA, not no as IMA, not as नहीं एज एसोसिएशन आपने कोई केस किया? बता रहा हूँ कि 131 डॉक्टरों के खिलाफ मेडिकल काउंसिल ने लिया, उनके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया। ऐसा नहीं है कि नहीं लिया, मैं तो बता रहा हूँ आपको। नहीं, एज एसोसिएशन नहीं किया आपने। जो एक्शन लिया डॉक्टर अग्रवाल सर, जो एक्शन लिया गया वो लिया गया इसके द्वारा, इंडियन मेडिकल काउंसिल के द्वारा, नॉट एज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के द्वारा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप एक बात बताइए, बार एसोसिएशन और बार काउंसिल में फर्क है ना। बार एसोसिएशन एक्शन नहीं लेती, बार काउंसिल एक्शन लेती है। और अगर बार काउंसिल ने कोई एक्शन लिया है, लेकिन यहाँ तो एसोसिएशन ने एक्शन लिया है डॉक्टर साहब, यहाँ तो एसोसिएशन ने एक्शन लिया है, यहाँ तो एक्शन ले लिया IMA ने, यहाँ तो एसोसिएशन ने एक्शन लिया ना। सुप्रीम कोर्ट ने लिया, ऊपर वाला भगवान ले रहा है। नहीं, केस किसने फाइल किया? IMA ने। आप वकील लोगों की लड़ाई के लिए हमने एक टॉपिक दिया, आप लोग लड़ रहे हैं, आप केस ऊपर भगवान डिसाइड कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट? चलिए अंशुमन जी, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, मुझे कोर्ट में जाना है। हमारा बहुत धन्यवाद। घंटे खिंच गया है, वैसे बातें क्लियर हो गई कि नमस्कार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगली बार अमिताभ जी IMA का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आइएगा, आपको आधी से ज्यादा पता है, आपको 80% चीजें नहीं पता। There is a difference. There is a state medical council, National Medical Commission, which takes action against the professional misconduct of doctors. We are a quasi-political body of doctors all across the country who take interest of the doctors and the issues concerning them and public health issues in hand. And Anshuman ji, आगे से राजन आगे से let's not the debate go in अमिताभ जी निकल गए, वो चले गए। को बता देंगे, ये बता देंगे बाद में। मैं बता दूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जी, आप कुछ करना चाहेंगे? नहीं, बस मैंने कहा मैं आपका धन्यवाद करना हूँ, इतनी अच्छी डिबेट आपने की और इस अच्छा टॉपिक लिया। धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ मौजूद था एक बेहतरीन पैनल, हालांकि वो अपनी एक राय पर नहीं हो पाए, लेकिन ये बात तय है कि इस सिस्टम में बहुत सारे होल्स हैं, जो कि डॉक्टर साहब ने भी स्वीकार की और वकील साहब ने भी स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके जुडिशल सिस्टम में बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो कि अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, और डॉक्टरों ने भी स्वीकार किया कि उनके डॉक्टर फैटर्निटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि शायद मेडिकल कंपनी से कुछ पैसे भी लेते हैं। तो जब तक इन सारी समस्याओं का समाधान नहीं निकलेगा, तब तक इस तरह की मुश्किलें खड़ी होती रहेंगी और देश की जनता परेशान होती रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार के नुमाइंदे, अगर सरकार के कर्ता हमारी बात सुन रहे हों, तो वो मूल जो विवाद का विषय है, यानी 1954 का कानून, जिसका नाम है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक अधिनियम 1954, जो कि नेहरू के काल में बना था आज़ादी के बाद, तो उस पर सुधार की आवश्यकता है और ये मुहिम, ये कदम संसद को ही उठाना पड़ेगा। मैं इस अपील के साथ इस चर्चा को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।